हेलो एवरीवन, यूपीएससी वाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर देखो यूपीएससी अगर निकालना है तो हमें एक्चुअल में कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली स्टडी करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप कोई भी रैंडम बुक उठा के कभी भी कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दिए। आपको कहीं ना कहीं टॉपिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपको किन किन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। देखो, एक बहुत अच्छी चीज है चाणक्य ने हमें समझाई थी कि कभी भी एक अपोनेंट से अगर आपको जीतना है तो आपको अपनी वीकनेस, अपोनेंट की वीकनेस, अपने कहीं ना कहीं जो वेपन है उसके बारे में पूरी चीजें पता हो। और यूपीएससी कहीं ना कहीं आपका अपोनेंट है, तो आपकी उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसके काम करने का पैटर्न, ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तभी कहीं ना कहीं आप यूपीएससी को डिफीट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और उसी टर्म में हम लोग आज एक्चुअल में पॉलिटी को इवैल्यूएट करेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चंस एक्चुअल में आते किस रीजन से हैं, कौन सा सेक्शन हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, किस लेवल तक हमें फोकस करना है, ये सारी चीजें। और कंसिस्टेंटली कुछ टाइम से अगर देखा जाए, इनफैक्ट हम लोग इवैल्यूएट करेंगे 2013 से लेकर 2022 तक, तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको प्रॉपरली एनालाइज होना चाहिए। अगर और पॉलिटी के बारे में अगर कहा जाए, रियलिटी ये है कि बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली पॉलिटी आसान होती है। पॉलिटी के अगर सपोज 10 से 15 क्वेश्चन भी आए तो आपका स्ट्राइक रेट 100% भी रह सकता है, 90%, 100% के आसपास भी रह सकता है। मतलब अगर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो आप आराम से 100% कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं दूसरे सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो दूसरे सब्जेक्ट्स में कई बार ये स्ट्राइक रेट कम रह जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पॉसिबिलिटीज रहती है कि जहां पे आप 100% स्ट्राइक रेट दे सकते हो। लेकिन 100% स्ट्राइक रेट देने के लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रैटेजिकली पता होना चाहिए कि इस सेगमेंट से इतने क्वेश्चन आते हैं, इसको हमें इस तरीके से स्टडी करना है, किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, पास्ट ईयर को हमें एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके हम 100% का स्ट्राइक रेट पॉलिटी में रख सकते हैं। और पॉसिबल भी है ये चीज रखना। तो वही चीजें एक्चुअल में हम लोग आज एनालाइज करेंगे। हम लोग देखेंगे कि पास्ट ईयर ट्रेंड क्या है। कि अगर हम सबसे पहले, अगर ये ग्राफिकल मेजरमेंट है, हम 2013 से स्टार्ट करते हैं। 2013 में देखोगे तो लगभग 18 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी के सेक्शन से आए हैं, 18 क्वेश्चन। अब इमेजिन करो, आपका कट ऑफ अराउंड 100+ मान के चलते हैं, ठीक है, 100+ मान के चलते हैं। तो अगर देखोगे तो अराउंड 36 मार्क्स तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं यहीं से बन जाते हैं। या अगर क्वेश्चन के टर्म्स में बात करें तो क्वेश्चन के टर्म्स में हम लोग मान के चलते हैं 50 अराउंड जो है क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे। तो 18 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पॉलिटी से सही हो जाते हैं। ये ट्रेंड थोड़ा सा कम होता है यहां पे 11 क्वेश्चन 2000, यहां पे 14 की अगर हम बात करें 2014 में 12 क्वेश्चन। एक मोमेंट ऐसा है जहां पे 6 क्वेश्चन हुए, देन उसके बाद फिर से वापस राइज करे 23 क्वेश्चन, ठीक है। एंड उसके बाद कंसिस्टेंटली आपको 10 के एवरेज में क्वेश्चन मिल जाते हैं। मतलब अगर ग्राफ को एनालाइज करोगे तो यहां पे राइज हुआ, फिर थोड़ा सा डिप किया, फिर राइज किया, फिर यहां पे ड्रिप किया, यानी कि अपकमिंग ईयर, जो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर है, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस हैं। यानी कि अगर 10 आए थे तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि 14, 15 या हो सकता है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन देखने मिल जाए। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, शायद ना भी हो, बट जिस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा जो अनुमान है कि अगले साल क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा देखने मिलेंगे, यानी कि जो अपकमिंग प्री है उसमें ज्यादा देखने मिल सकता है। और पॉलिटी के क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो यहां पे एवरेज लेवल के ही देखने मिलेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन अगर देखोगे तो टफ देखने मिलेंगे, अदरवाइज एवरेज। और उनमें भी सिलेक्टिव पोर्शन है। ये नहीं कि आप पूरी पॉलिटी लेके बैठे हुए हैं, उसको पूरा एक पर्टिकुलर सोर्स उठाया आप उसको रटे जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कर रहा है। एक सिलेक्टिव पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर आपको पूरी पॉलिटी नहीं है कंट्रोल में, तो आप कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को करके भी पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। यस, इट्स अ रियलिटी। यही चीज आज हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे पहले टॉप पे देखोगे तो पार्लियामेंट, 55 क्वेश्चन 2013 से लेके और 2022 के बीच में 55 क्वेश्चन यहां से पार्लियामेंट से आए हैं, मात्र अकेला सेगमेंट। इसीलिए जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वहां पे जो लेक्चर लिया था
पार्लियामेंट का वो काफ़ी बड़ा हुआ था, लेकिन उसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी थी और बताया भी था उसी टाइम पे, लेक्चर के टाइम पे, कि क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे एक्चुअल में यूपीएससी खेलता है, लैंग्वेज से कैसे खेलता है, कैसे कंफ्यूज करता है, वो सारी चीज़ें। यानी कि अगर इस सेगमेंट का आपके ऊपर आपका कंट्रोल है इन चीज़ों के ऊपर, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से 21 क्वेश्चन देखने मिले हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी अगर तुम देखोगे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो न्यूज में आप लोग डेली देख रहे हो कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सबसे ज्यादा न्यूज में है, उनसे एक्चुअल में ये चीज आती है, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। और गवर्नर प्रेसिडेंट में अगर तुम देखोगे तो सिमिलैरिटी ही है, मोर और लेस सिमिलैरिटी ही है, थोड़े बहुत एक्चुअल में फंक्शन में चेंजेस देखने मिलते हैं, मोर और लेस सेम चीजें मिलती हैं। डीपीएसपी ये सेक्शन, इसी तरीके से जुडिशरी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर से पब्लिक पॉलिसी इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इनसे कम क्वेश्चन देखने मिलेंगे। फिर यहां पे अगर तुम देखोगे, यहां पे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रियम्बल बहुत आसान टॉपिक है जिससे लगभग हर साल अल्टरनेटिव ईयर पे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता है। और बाय डेफिनेशन एक्चुअल में जो उसके प्रियम्बल के बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनसे एक्चुअल में यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। कि लिबर्टी के मीनिंग से रिलेटेड, लिबर्टी के अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में, बहुत सही तरीके से मैंने एक्चुअल में उसका पैटर्न क्रिएट करा है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे एक्चुअल में चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद अगर देखोगे पंचायती राज एक्चुअल में मोर और लेस न्यूज़ में रहता है, तभी वहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज रिस्क थोड़ा सा कम यहाँ पे ना ही ले तो बेहतर है। बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अलावा एफडी तुम्हारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनसे लिमिटेड क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वगैरह से, ट्राइबल एरिया से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ट्राइबल एरिया से क्वेश्चन जनरली तब आते हैं जब ट्राइबल एरिया से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट, कोई लॉ वगैरह बनाओ, अदरवाइज तुम्हें मैक्सिमम चीजें जो देखने मिलेंगी वो इस सेगमेंट से मिलेंगी। यानी कि आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अगर अच्छे हैं तो आसानी से पॉलिटी के क्वेश्चन डील हो जाते हैं। ये बेसिक ट्रेंड है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम 2013 से लेके और 2016 तक का पैटर्न देखोगे, तो वहां पे बेसिक फंडामेंटल के क्वेश्चन एक्चुअल में ज्यादा पूछे गए हैं पॉलिटी में। ये बेसिक से रिलेटेड जो चीजें हैं, लाइक अगर वो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें वहां पे डाल सकते हैं कि मनी बिल की जो रिकमेंडेशन है वो कहां से ली जाती है, इस तरीके के स्टेटमेंट कंफ्यूज कर सकते हैं, वहां पे लैंग्वेज के साथ खेल सकते हैं। पार्लियामेंट के टॉपिक से तुम्हारा वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं कि बिल वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सेशन वगैरह से रिलेटेड स्टेटमेंट वहां पे कनेक्ट कर दिए, तो ऐसे क्वेश्चन तो यहां पे फंडामेंटल देखने मिले। देन 16 के बाद से लेके और लगभग 19 तक का अगर मैं पीरियड को इवैल्यूएट करूंगा, तो यहां पे उन क्वेश्चन को ज्यादा रखा गया है जो करंट अफेयर में या न्यूज में ज्यादा रहे। 2000 के 19 के बाद यूपीएससी ने यहां पे गेम खेलना शुरू किया। पहले क्या करते थे बच्चे कि अगर मान लो उन्होंने फंडामेंटल कर लिया, उनको अगर बेसिक क्या कहते हैं करंट अफेयर के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट नहीं है, तो वो किसी तरीके से फंडामेंटल के क्वेश्चन सही करके निकल जाते थे और वहाँ पे जो करंट अफेयर है वहाँ पे एलिमिनेट करके और चीज़ों को मैनेज कर लेते थे। 19 के बाद से यूपीएससी ने गेम खेलना शुरू किया और वहाँ पे एक ही क्वेश्चन में फंडामेंटल और करंट अफेयर दोनों को एसोसिएट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जब तक आपकी दोनों की चीज़ों में इंटरलिंकिंग नहीं पता है, कि अगर कोई चीज आज चल रही है और पहले के टाइम पे क्या है, अगर इंटरलिंकिंग नहीं पता तो फिर आपके लिए डिफिकल्टीज पैदा करता है। ये चीज समझना जरूरी है और यही ट्रेंड 2019 से लेके कंसिस्टेंटली अभी तक चला आ रहा है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने मिला है। जनरली लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को स्किप करने की कोशिश करते हैं और एक पर्टिकुलर बुक है उसको उठा के रीडिंग लगाना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर रिलाय करते हैं। बट यूपीएससी ने एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को एक तरीके से फिर से हाईलाइट कर दिया कि आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में बेसिक्स बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, लाइक डेफिनेशंस वगैरह के क्वेश्चन हो गए, कुछ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, जैसे लास्ट ईयर आई थिंक मुझे याद है गांधीज्म वर्सेस मार्क्सिज्म से रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब ये जनरली किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इस चीज के बारे में वहां पे जिक्र है। तो अगर जब भी आप पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर रिसोर्स पे रिलाय ना करके, बल्कि उसके साथ थोड़ा सा एनसीईआरटी का जो बेसिक्स है उसको अच्छे से करें, उसके नोट्स बना के रखें और पर्टिकुलर इन्हीं टॉपिक्स को अगर आपने ढंग से कवर कर लिया,
स्पेसिफिकली पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह, ठीक है, इनको भी अगर ढंग से कर लिया तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब थोड़ा सा हम और इसको डीप में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 सेगमेंट में बांटा है कि यहाँ पे फंडामेंटल्स किस टाइप, कहां से क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, बिफोर 2021 प्रीलिम्स एंड 2022 प्रीलिम्स वगैरह में क्या चीजें रही। तो अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से क्वेश्चन, तो बिफोर अगर 2021 तुम देखो तो यहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। और यही ट्रेंड एक्चुअल में 2022 में भी रहा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के मीनिंग से रिलेटेड। अब मीनिंग को जब तक तुम उसके एप्लीकेशन नहीं जानते हो, सपोज तुमने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पढ़ लिया बट उसके तुम एप्लीकेशन से तुम उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तब तक ये क्वेश्चन तुमसे डील नहीं होगा। तुमने कितनी भी बुक पढ़ रखी हो बट अगर तुम उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे, उसका एनालाइज नहीं कर पा रहे, तुम ये चीज मैनेज नहीं कर पाओ। और जबकि ये बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। मार्क्स देखो, एक चीज याद रखना, यूपीएससी में टफ क्वेश्चन में गलतियां नहीं होती हैं, टफ क्वेश्चन बन जाते हैं। लोग गलतियां करते हैं मैक्सिमम आसान क्वेश्चन में, जो जनरली बहुत आसान क्वेश्चन होता है ना, उसमें जल्दबाजी में बिना सोचे यार यार ये तो यूपीएससी ने ऐसे ही दे दिया है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बट वही छोटा क्वेश्चन एक्चुअल में खतरनाक होता है। जैसे कहा नहीं जाता अपने आप एक मुहावरा कि जो छोटा है वही खोटा है, ठीक है, वही यूपीएससी का है कि यार कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करी, बिल्कुल शॉर्ट में दे रखा है, वहां पे गलती होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं, यूपीएससी वहां ट्रिक करता है। तो इसी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के मीनिंग्स वगैरह क्या है, वो या उसके एप्लीकेशन पोर्शन को कनेक्ट करेगा और उससे एक क्वेश्चन जनरली मिल जाता है, अल्टरनेटिव ईयर पे देखने मिल जाएगा। और इसको डील करने का तरीका है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एवैल्यूएट करो। एवैल्यूएट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुमने पीवाईक्यू उठाया और उसको तुमने सॉल्व कर लिया। मेरा कहने का एवैल्यूएट करने का तरीका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। एवैल्यूएट करने का कि आपने एक क्वेश्चन उठाया 2013 का, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का मीनिंग है, 4 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन पता है कि ये वाला बी ऑप्शन सही है, बाकी 3 नहीं पता। तो अब आपको इवैल्यूएट करते टाइम ये देखना है कि ये 3 आंसर जो दे रखे हैं ये क्यों नहीं है। याद रखना कि अगर मान लो कोई सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कोई एक सही है, बाकी 3 गलत है, तो तुम्हें ये इवैल्यूएट करना है कि वो 3 क्यों नहीं है। अगर तुमने ये चीज कर ली ना, डेफिनेटली तुम्हारे फर्दर क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं 3 ऑप्शन को फर्दर एनालाइज करके वहीं से क्वेश्चन बनाता है। याद रखना ये चीज, बहुत कम लोग ये चीज बताएंगे तुम्हें, बट ये हार्श रियलिटी है यूपीएससी की। जनरली लोग पीवाई की सॉल्व करते टाइम क्या करते हैं कि फटाफट उनको एक बार दिमाग में रट लेते हैं और उनको उठाया कोई भी बुक और उससे अपना सॉल्व करते हुए निकल गए, उनके ऑप्शन को इवैल्यूएट नहीं किया। और जो पिछले ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड्स ये बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपने पुराने क्वेश्चन को इवैल्यूएट किया, उनके ऑप्शन को इवैल्यूएट किया, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। वही क्वेश्चन एक्चुअल में घूम घूम के रिपीट होके किसी तरीके से सामने आ जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चन को डील करना आसान होता है, जस्ट सिंपली गो थ्रू करो बेसिक एनसीईआरटी से, पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाओ और वहां पे जैसे मैंने बताया इवैल्यूएट करने का तरीका, अगर आपने वैसे किया तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये चीज। सेकेंड चीज, डेफिनेशन वगैरह, जैसे प्रियम्बल वगैरह की अगर हम बात करें तो वहां पे डेफिनेशन के आइडिया ऑफ लिबर्टी, ठीक है, फिर उसका रिलेशन एक्चुअल में आर्टिकल 14 के साथ, आर्टिकल 15 के साथ, आर्टिकल 19 के साथ किस तरीके से कनेक्शन है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो 2019 में डायरेक्ट लिबर्टी का मीनिंग पूछ लिया था, ठीक है। अगर तुम 2018 का क्वेश्चन देखो तो रिलेशन ऑफ लॉ इन लिबर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। 2014 का देखो तो रिस्ट्रिक्शन ऑन लिबर्टी के ऊपर, अब क्वेश्चन वही है, आंसर उन्होंने क्या किया, पास्ट ईयर जो क्वेश्चन है उनमें से ऑप्शन को इवैल्यूएट करके उन्होंने क्वेश्चन बना दिया यहां पे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रियम्बल जब पढ़ो तो प्रियम्बल में जो बेसिक टर्म्स हैं, लाइक वहां पे सोवरेनिटी के बारे में बात है, ठीक है। तो सोवरेनिटी की जब भी बात होती है तो वहां पे स्टेट की बात होती है, क्योंकि स्टेट की सोवरेनिटी होती है। अब स्टेट की सोवरेनिटी कहां से आई, ये चीज पता होना चाहिए कि मोंटेविडियो का तुम्हारा जो कन्वेंशन है वहां से देखने मिलती है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलियन सिस्टम जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होती है वहां से तुम्हें देखने मिलता है। तो ये चीजें थोड़ा सा कनेक्ट करनी पड़ेंगी। तो सोवरेनिटी का मीनिंग,
फिर उसके बाद तुम्हारा सोशलिज्म का मीनिंग, लिबर्टी का मीनिंग, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन का मीनिंग। अब डेमोक्रेसी रिपब्लिकन में क्या डिफरेंस है, इनके मीनिंग्स में क्या डिफरेंस है, ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और साथ में क्या है और क्या नहीं है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये तो सभी पढ़ते हैं, क्या नहीं है ये तुम्हारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं है वाला अगर तुम्हें आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वो समझ जाओगे। तो ये चीज, और 2020 में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने मिले हैं, 2022 में भी देखने मिले हैं। इसी तरीके से यहां पे कुछ कीवर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन जैसे स्टेट, नेशन, कम्युनिज्म, गांधीज्म, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, इस तरह के क्वेश्चंस देखने मिले। अगर तुम पहले देखो 2022 के पहले, तो तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन 2021 के पहले इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखने मिलते थे। ऐसे क्वेश्चन जनरली 2021 के पहले नहीं आते थे, लेकिन अब वो कंसिस्टेंटली ये चीज पूछ रहा है। लास्ट 2021 में भी इस तरह का क्वेश्चन है, 2022 में भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की एनसीईआरटी है उससे आसानी से डील हो सकते हैं। अगर तुमने उसको थॉरोली बिटवीन द लाइन जाके स्टडी किया तो वो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। कोई और चीज के लिए रिसोर्सेज कुछ नहीं चाहिए, सफिशियंट है वो अपने आप में। तो यहां से तुम देख सकते हो। फिर उसके बाद हम जैसे अगर बात करें प्रियम्बल, एफआर, डीपीएसपी वगैरह के, तो इनसे क्वेश्चन हर साल तुम्हें, जैसे मैंने बताया कि प्रियम्बल वगैरह से एक दो क्वेश्चन तुम्हें देखने मिल जाते हैं, हर साल देखने मिलेंगे। कि 2017 में 2 क्वेश्चन देखने मिले, ठीक है, 2015 में तुम्हें देखने मिले, अल्टरनेट ईयर पे ये देखने मिलता है, जैसे 15, 17, 19, 2021, 2020 में कोई, आई थिंक 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 2023 फिर है, तो पॉसिबिलिटी है कि प्रियम्बल से क्वेश्चन बने और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे प्रियम्बल के अगर तुम देखो 2021 में अगर क्वेश्चन है भी तो वो इनडायरेक्ट है कि वहां पे उसको 26 जनवरी 1950 के साथ में कनेक्ट कर दिया उसको। तो कई बार इनडायरेक्टली स्टेटमेंट में वो चीज कहीं ना कहीं इनपुट कर देते हैं, स्टेटमेंट में पुट कर देते हैं। तो ये चीजें तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जब पढ़ो तो बिटवीन द लाइन जाओ। तो सबसे पहली चीज कहां से शुरुआत करनी है, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहली चीज तो हर चीज की प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता हो, डेफिनेशन के सोर्स थोड़ा बहुत एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे लिबर्टी की अगर हम बात करें तो लिबर्टी की शुरुआत एक्चुअल में कांट, हम लॉक से, सॉरी कांट नहीं, लॉक से देखने मिलती है। उसके पहले अगर हम कहें कि हॉब्स वगैरह ने भूमिका बनाई, लेकिन एक्चुअल में अगर सही मायने में नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से देखने मिलता है, लॉक से देखने मिलता है। फिर अगर पॉजिटिव लिबर्टी के टर्म में आते हैं तो वो जेएस मिल वगैरह हो गए, टीएच ग्रीन हो गए, ऐसे लोगों से देखने मिलता है। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी में बेसिकली क्या डिफरेंस है, अपने आप किस तरह की लिबर्टी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक्स बिल्कुल, डेफिनेशंस आपको क्लियरली पता हो। ठीक है, प्रियम्बल में इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इंटरलिंकिंग करना आपको, आप लोगों को पता होना चाहिए प्रॉपर्ली। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट देखो यूपीएससी का सबसे, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए पार्लियामेंट के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कहते हैं ना एक क्रश होना, तो यूपीएससी का क्रश है ये, सेकंड क्रश। पहला तो पार्लियामेंट है, सेकंड क्रश है ये यूपीएससी का। वो प्री में भी क्वेश्चन पूछेगा फंडामेंटल राइट से, और मेंस में तो उसको पूछना ही पूछना है, मेंस में तो वो पूछता ही पूछता है। और अभी हाल फिलहाल में अगर तुम करंट अफेयर के हिसाब से देखोगे तो तुम्हें हाल फिलहाल में देखने मिलेगा कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी फंडामेंटल राइट के आसपास घूम रही है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं, जैसे अभी ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला जैसी चीजें हैं। ठीक है, अभी रिलीजियस तुम्हारा हिजाब कंट्रोवर्सी हुई। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 19 से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स एक्चुअल में कहीं ना कहीं होते रहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह की जो चीजें हैं रिस्ट्रिक्शन के तौर पे, तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं। तो ये चीज तुम्हें इंटरलिंक करनी पड़ेगी कि प्रियम्बल में तुम्हें ज्यादा इंटरलिंकिंग की जरूरत नहीं है। प्रियम्बल को जब पढ़ोगे तो बेसिक्स के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन जब फंडामेंटल राइट को पढ़ो ना तो इसको करंट के साथ एसोसिएट कर देना कि बेसिक्स पढ़ा, करंट में कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही है और क्या एक्चुअल में चीजें डेवलप हुई हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड केसेस थोड़े से कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड टॉपिक हो जाता है फंडामेंटल राइट। अब जैसे अगर हम बात करें 2021 की, तो यहां पे 2 क्वेश्चन देखने मिले थे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 से रिलेटेड, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने मिले थे डायरेक्टली। अगर तुम्हें बेसिक्स पता है तो ये चीजें आराम से बन जाती। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे डीपीएसपी से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज,
डायरेक्ट क्वेश्चन मिले 2021 के पहले, यहां पे एक क्वेश्चन मिला जो इनडायरेक्टली है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड, कि वहां पे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन है। तो इस तरीके से वो एप्लीकेशन पोर्शन पूछना शुरू कर रहा है। आर्टिकल कभी नहीं पूछेंगे, वो एप्लीकेशन पूछेंगे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज को लेके, तो यहां पे कई सारे और, जैसे पार्लियामेंट वगैरह की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। कई बार थोड़ा बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन एक दो मिल जाते हैं, जिनको लेके थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिबेट में जो रहते हैं उनसे रिलेटेड। जैसे तुम्हारा अभी अगर तुम अभी इस सेशन में देखो तो 0 आवर वगैरह को लेके डिबेट वहां पे कहीं ना कहीं हो रही थी, ठीक है। इसके अलावा रूल ऑफ लोकसभा वगैरह की कई बार न्यूज़पेपर में आता रहता है। वोटिंग प्रोसेस के बारे में हमने तुम्हें बताया था कि वोटिंग प्रोसेस जैसी चीजें हो गई, इन सब चीजों के ऊपर तो कई सारे क्वेश्चन एक्चुअल में न्यूज़पेपर में जो डिबेट में रहते हैं, कि पार्लियामेंट्री जो डिबेट चल रही है, पार्लियामेंट्री डिबेट में कई बार ऐसे टॉपिक राइज हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में घूमते रहते हैं। कुछ नया हो जाता है तो वो वहां से क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो बना लेते हैं। ये 2021 के पहले भी किया, और इवन 2021 में भी अगर तुम देखोगे तो यहां से 2 क्वेश्चन देखने मिले, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी वगैरह को लेके जो सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह की बात होती है, जो अभी भी कहीं ना कहीं न्यूज में बने हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, ये सीधे डिबेट से उठ के आते हैं। डिबेट से मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोगों के द हिंदू, डिफरेंट मैगजीन्स, जैसे अगर हम कहें कि पीडब्ल्यू की जो मैगजीन्स अभी आएगी तो उसमें करंट अफेयर में आप लोगों को देखने मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कोई अपने सोर्सेज डिफरेंट न्यूज़पेपर को अप्रोच कर रहे होंगे, वहां पे न्यूज़पेपर में आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं बनी रहती हैं, इनसे इन पे फोकस करके चलना है। फिर पार्लियामेंट हमने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हर साल क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन जैसे रूल बुक्स है, पार्लियामेंट्री रूल बुक। अब जैसा अगर तुम कोई अपना एक फिक्स सोर्स पढ़ रहे हो तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, लेकिन कई बार पार्लियामेंट के अंदर के जो रूल रेगुलेशन, जैसे तुम्हारा पार्लियामेंट्री लोकसभा के अपने प्रोसीजर है, राज्यसभा के अपने प्रोसीजर हैं, उससे रिलेटेड कोई चीज है, वो कई बार बुक में मेंशन नहीं रहती। फिर आप लोग कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स एक्चुअल में कहीं ना कहीं टफ क्वेश्चन आ गया। वो टफ नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट से जुड़ा है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इसीलिए आप लोगों को टफ लग रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का सबसे सही तरीका है कि न्यूज़पेपर को एसोसिएट करना सीखो, कि जो तुम्हारा बेसिक्स हैं उनके साथ एसोसिएट कर दो। जैसे हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वहां पे वोटिंग प्रोसीजर के बारे में। अब वोटिंग प्रोसीजर तुम्हें पता है कि इसमें वॉइस वोट वहां पे कनेक्ट कर रहे हैं, किसमें लॉबी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब न्यूज़पेपर में कोई भी बिल वगैरह पास हुआ तो उससे रिलेटेड चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्शन में देखने मिल जाती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। इवन 2021 2022 में भी इस तरह के दो से तीन क्वेश्चन आए। 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे, मतलब 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ पार्लियामेंट से हैं। समझ सकते हो कि 30% सिर्फ पार्लियामेंट कवर कर रहा है। अब इसके अलावा जुडिशरी, जुडिशरी से जनरली एक क्वेश्चन देखने मिल जाता है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन चीज हो गई, जुडिशियल रिव्यू वगैरह की पावर की बात कर लें, ठीक है। अभी तुम्हारा रिसेंट में अगर देख रहे होगे कि जजेस कंट्रोवर्सी जो चल रही है, एनजेसी के आसपास जो चीजें घूम रही हैं, तो इस तरह की चीजें यहां पे भी अगर तुम 2022 की बात करो तो यहां पे भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखने मिल रहा है। तो इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने मिल जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें यहां पे देखने मिलेंगे। इसके अब जैसे मैं क्वेश्चंस की बात करूं, और क्वेश्चन का पैटर्न भी बड़ा सिंपल है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर बेसिक्स हैं तो तुम्हें रटना भी नहीं है, बेसिक्स क्लियर है तो वो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, बहुत आराम से। तो आप समझ सकते हो, जैसे हम क्वेश्चन को इवैल्यूएट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। सेकंड है कि व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हर एसेंट। थर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट पास बाय द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से ये क्वेश्चन बिल्कुल जब भी पार्लियामेंट पढ़ते हो ये चीज तो जरूरी पढ़ते हो। लोग कंफ्यूज कहां होंगे? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में जनरली जो को, और कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ एक वर्ड से पूरा खेल बिगाड़ दिया, सिर्फ एक वर्ड से।
अब लोग यहाँ पे ऑब्लिगेटरी वर्ड देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर तुमने प्रॉपर एक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है, पढ़ा नहीं है, सिर्फ समझा है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। लैंग्वेज कैसी भी फंसा के रखे यूपीएससी, आराम से डील हो जाएगा। अब अगर तुम इसको निकालोगे इसका आंसर, तो यहाँ पे ये तुम्हें देखने मिल जाएगा। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो बड़ा बिल्कुल सिंपल है, पॉलिटी में बहुत आसानी से डील किया जा सकता है। ये इनफैक्ट 2022 का तुम्हें क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक और, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। जैसे हमने तुम्हें बताया था कि हर बार कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा की जो एक्सक्लूसिव पावर होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। सीधा क्वेश्चन, सपाट, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे कि भाई टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी इमरजेंसी की बात आती है तो दोनों हाउस से पास होना जरूरी है, तो लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर हो ही नहीं सकती। सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इसको होल्ड कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई दोनों हाउस से कनेक्टेड है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होता तो राज्यसभा से हम मान भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट है, दोनों हाउस की मंजूरी जरूरी है, और वाइस प्रेसिडेंट में भी जरूरी होती है, ठीक है। तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती। तो थर्ड भी गया, फर्स्ट भी गया। अब यहां से तुम अगर नहीं भी तुम्हें याद है, तो तुम आराम से इलिमिनेट कर सकते, आराम से तुम्हारा आंसर निकल आएगा। तो क्वेश्चन डील करते टाइम ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। और बहुत बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं। एक दो क्वेश्चंस एक्चुअल में ऐसे होते हैं जो कई बार फंसा देते हैं। कई बार, जैसे लास्ट ईयर एक बार काउंसिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था। जनरली कोई वकील वगैरह होगा, लॉयर होगा, उसको बार काउंसिल के बारे में पता होगा, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा कोई उसको कनेक्ट नहीं करता। एक दो क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी देता है। वो सभी, देखो एक चीज समझना, यूपीएससी के लिए आप 100 क्वेश्चन पूरे नहीं कर सकते। आपको एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक से कहीं ना कहीं ऐसे मिलेंगे जो यूपीएससी डेलिबरेटली डालता है कि आप उनको छू भी ना सको, और आपने अगर उनको टच किया तो वो आपको डुबा ही देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब तुम नहीं कर पा रहे हो, तो अगला भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आ रहा है, बिल्कुल कंफर्म हो, तो उसको टिक करो, अदरवाइज स्किप मार दो। जो आ रहे हैं, जैसे अगर 10 क्वेश्चन है, अगर 9 भी तुमने अटेम्प्ट कर लिए, तो तुम्हारे लिए समझ सकते हो कि 90% का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। और पॉलिटी में ये चीज आसानी से हो भी सकती है। तो ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना कि कैसे मैनेज करना है। अब जैसे यहां पे एक और क्वेश्चन देख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाला जो हम बात कर रहे थे। एप्लीकेशन, अगर तुमने आर्टिकल वगैरह पढ़े हैं, ठीक है, डायरेक्टली बुक पढ़ी है, नहीं तुम्हें पता, लेकिन अगर तुमने इसको समझा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा कि यार वो तो दे रखा है आर्टिकल वहां पे, क्या कहते हैं, 39 में, राइट। 39 बी और सी की जब बात होती है, और उसी की कंट्रोवर्सी एक्चुअल में फंडामेंटल राइट के साथ सबसे ज्यादा देखने मिलती है। तो याद है तुम्हें, आराम से हो गया, डीपीएसपी है भाई साहब, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसी तरीके से अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग जो हम लोग बात कर रहे थे, अब ढूंढते रहो एक्चुअल में इसमें क्या है, कि द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ द नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। अब यार ये तो सुना सुना लग रहा है यार, हो सकता है। अब जब तक तुम्हें कंफर्म नहीं है, ये चारों तुम्हें सही लगेंगे। दूसरा, अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय द नॉमिनल पावर। यार ये भी हो सकता है, क्योंकि अपने यहाँ की तो जो प्रेसिडेंट है वो, उनके पास नॉमिनल पावर ही तो है। यार ये भी हो सकता है। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय द रियल पावर। अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, उसके पास तो रियल पावर है। एंड अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब तुम्हें चारों सही लग रहे हैं यार, करें क्या। एप्लीकेशन, अगर तुमने बेसिक जब स्टार्ट करते हो पॉलिटी, तो सबसे पहले तुम कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव जानने की कोशिश करते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि सिस्टम को क्रिएट करना, ऐसा सिस्टम जहां पे किसी के पास भी अनरेगुलेटेड पावर ना हो, किसी के पास भी अनरेगुलेटेड पावर ना हो, वो सबके पास पावर दे और सबको रिस्ट्रिक्शन में बांध दे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होगी। तो इन सब में फाइनली यही निकल के आ जाएगा, सिर्फ लॉजिक। तो ये चीज तुम्हें यहां पे डील करनी पड़ेगी। तो बेसिक्स अपने एनसीईआरटी से कवर करो, ठीक है, जो नोट्स हैं उनसे कवर करो, फिर उनके बाद एनालाइज करो प्रायोरिटी पे, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि कहाँ से हम लोगों को पढ़ना शुरू करना है, ठीक है, कैसे पढ़ना शुरू करना है हर टॉपिक का, कि पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट को जब करोगे सबसे पहली प्रायोरिटी पे पार्लियामेंट पढ़ते टाइम स्टैटिक जो है उसको हर टर्म को क्लियर होना चाहिए, हर टर्म। अगर कोई चीज है तो क्यों है, और कोई चीज नहीं है तो क्यों नहीं है, एंड देन उसके बाद उसको करंट अफेयर के साथ एसोसिएट कर दो। दूसरा, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आएंगे और एप्लीकेशन बेस ही आएंगे। जैसे जनरली केसेस रिलेटेड अगर मुझे जहां तक याद है कि राइट टू गेट क्लीन वाटर किस आर्टिकल में होगा, राइट टू गेट मैरिज, राइट टू गेट मैरिज, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में आया था क्या कहते हैं, एक हादिया केस हुआ था केरला के अंदर। वहाँ पे एक लड़की थी, हिंदू लड़की, जिसने कन्वर्जन किया और कन्वर्ट होने के बाद एक्चुअल में उसने शादी कर ली वहाँ पे एक मुस्लिम लड़के से, और उसके बाद उसके फैमिली ने एलिगेशंस वगैरह क्रिएट करे। उसने केस किया फंडामेंटल राइट के केस में। वो लड़की बालिग थी, हाई कोर्ट ने वहाँ पे जजमेंट दिया कि भाई उसका फंडामेंटल राइट है, वो शादी करना चाहती है तो वो फ्री है, और उसी से यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया था। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फंडामेंटल राइट में देखने मिलेंगे, इंटरकनेक्टेड के जो क्वेश्चंस है वो देखने मिलेंगे। तो याद रखना, जब भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ो तो आर्टिकल को रिसेंट की खबरों के साथ, जो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनके साथ कनेक्शन करना मत भूलना। वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, वो वहीं से एप्लीकेशन बनाएगा। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रही हो, सबसे ज़्यादा से मतलब बिल्कुल एकदम से हाइपर नहीं, जैसे अभी रिसेंट में मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में थी और न्यूज़ में नहीं भी थी। कारण बताता हूं कि अभी बीच में खबरें चली थी कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका जो अपॉइंटमेंट है उसको लेके कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं हुआ न्यूज़ पे। अब यूपीएससी को ये चीज़ बड़ी पसंद आई होगी, क्योंकि यूपीएससी में जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं वो भी उसको नहीं उठाता, क्योंकि उसको पता है कि सभी लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इलेक्शन कमीशन से प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आ जाए, प्रोबेबिलिटी है इस साल, क्योंकि वो न्यूज़ में आके चली गई और बहुत कम हाईलाइटेड है। तो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड उसमें क्या प्रोसीजर है, वो बिल्कुल पिन पॉइंट उसको अच्छे से करके जाना। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह जितनी भी हैं, और इसके अलावा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह जो तुम्हारी कहीं ना कहीं क्रिएट करी जाती हैं, जो न्यूज़ में रहती हैं, उनको थोड़ा सा देखते हुए चलना। फिर गवर्नर और प्रेसिडेंट, इनको हमेशा पैरेलल में पढ़ा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बुक में आगे पीछे दे रखा है, मतलब प्रेसिडेंट पहले दे रखा है फिर उसके बाद 10 चैप्टर बाद गवर्नर दे रखा है तो तुम वैसे ही लाइन से पढ़ते चले जाओ, ये मत करना। प्रेसिडेंट और गवर्नर एक साथ पढ़ोगे तो क्लैरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर आ गया प्रेसिडेंट और गवर्नर के कंपैरिजन का तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन 2 चैप्टर को हमेशा साथ में पढ़ना, और इनसे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन जनरली मिलते हैं। डीपीएसपी एप्लीकेशन बेस है। जुडिशरी, जुडिशरी में तुम्हारे अपॉइंटमेंट, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो करंट में चीज़ें हैं, बेसिक्स प्लस करंट अफेयर, ये सेक्शन देखने मिलता है। फिर उसके बाद सेलिएंट फीचर्स वगैरह से, जैसे हमने अभी मीनिंग्स वगैरह की बात करी, इन तरह की चीज़ें, ठीक है, इनसे एक आध क्वेश्चन बनता है, और इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है तुम्हारी अपनी एनसीईआरटी। सबसे बेस्ट तरीका है इसको डील करने का एनसीईआरटी। स्टेट लेजिस्लेचर्स वगैरह से क्वेश्चन थोड़े बहुत देखने मिलते हैं अगर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें रही हो तो। पब्लिक पॉलिसीज़ वगैरह की बात करें तो पॉलिसी से क्वेश्चन अभी अगर तुम देखोगे थोड़े से कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक रीडिंग लगाते हुए जरूर चले जाना। इलेक्शन वगैरह की बात करें तो अगर कोई मान लो कोई नया चेंजेस हुआ है इलेक्शन को लेके, कोई कंट्रोवर्सी, जैसे इस बार वीवीपैट की कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई नया तरीका इंट्रोड्यूस किया है वोटिंग पैटर्न को लेके, वोटिंग सिस्टम को लेके, तो फिर वो करंट अफेयर से एसोसिएट होके चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कमिटीज वगैरह से हार्डली देखने मिलता है, लोग सबसे ज्यादा एक्चुअल में पार्लियामेंट्री कमिटीज वगैरह से डरते हैं, तो इससे क्वेश्चन थोड़े से कंपैरेटिवली कम, तो इसको एक सिंपल सी रीडिंग लगा के और कुछ स्पेसिफिक कमिटीज को टारगेट करके वहां चलो, मैनेज हो जाएगा ये चीज। बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट, ये 2 सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलना, और बाकी प्रियम्बल, ये सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलना। प्रियम्बल में जैसे मैंने बताया कि अल्टरनेट ईयर पे एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें देखने मिलेगा, और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने मिलेगा, ना कि जो तुम्हारा नॉर्मल बुक में। तो डेफिनेशन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है 11th क्लास की एनसीईआरटी, जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, उसमें सबसे सही तरीके से दे रखा है। तो ये चीज़ें तुम्हें फोकस करनी है यहाँ पे। अगर तुमने इसको ढंग से कर लिया तो तुम्हारा स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत शानदार, आराम से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी।
राइट। तो अच्छे से करो आराम से, और बाकी हम लोग जल्दी ही पॉलिटी के लिए नई सीरीज लेके आएंगे, तो वहाँ पे थॉरोली फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हुए क्या चीज़ें कहाँ पे है, कोई चीज़ तो क्यों है, अगर कोई चीज़ नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। तो जब तक आप लोग पढ़ रहे हो तो बेसिक्स अपने स्ट्रांग रखो, और भरोसा रखो कहीं ना कहीं पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो अपकमिंग ईयर में थोड़ा सा एक जंप देखने मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। जो इवैल्यूएशन, जो कई बार बहुत माइनर चांसेस होते हैं गलत होने के, बट हम 100% यूपीएससी में कोई चीज़ नहीं बोलते, 100% कोई श्योरिटी नहीं होती। बट फिर भी जो बहुत सारे एनालिस्ट जिस लेवल पे एनालाइज करते हैं, पास्ट ईयर मेंस के क्वेश्चन के बेसिस पे एनालाइज करते हैं, प्री को एवेलुएट करते हैं, उस हिसाब से देखने मिल रहा है कि नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा जंप देखने मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के आसपास जाएगा ही जाएगा। तो पॉलिटी को अपना स्ट्रांग करो, अगर तुम्हें कहीं ना कहीं प्री क्वालिफाई करना है। सबसे आसान, सबसे कम टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसमें, और क्वेश्चन का स्ट्राइक रेट कंपैरेटिवली सबसे अच्छा है। तो अपना इस टॉपिक को स्ट्रांग बना के रखो, और जहां से जो चीज़ बताई है उसको अपना साथ में पढ़ते हुए चले जाओ, ठीक है। उसको साथ में पढ़ते हुए चले जाओ, और आराम से उन क्वेश्चंस को डील करो। एंजॉय करो आज के लिए। टेक केयर, बाय बाय।